हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। तो दोस्तों, साहित्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिर से 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हम लोग व्याख्या सहित मतलब कि इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक, ये है क्लास 5। अब तक हमने 4 क्लास को करा दिया। चारों में मतलब हर क्लास में 25 क्वेश्चन हम लोग कराते हैं, और वो भी पूरे व्याख्या के साथ। ये यूजीसी नेट जीआरएफ की क्लास है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये क्लास जो है आप लोगों को 7 और 8 बजे के बीच में शाम के टाइम मिलेगी, तो आप लोग प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? ए 343, बी 434, सी 334 और डी 445। तो देखो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 343। देखिए यहाँ पे लिखा है कि भारतीय संविधान के भाग 17 में, किस भाग में? भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं, कितनी भाषाओं? 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी। मतलब 14 सितंबर अब आने वाला है, तो इसी दिन मतलब कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी छोटा नागपुर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? तो देखो, जो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है वो है छोटा नागपुर। ऑप्शन डी सही है 2 का। देखिए यहाँ पे भाषा परिवार क्षेत्र का नाम दिया, यहाँ पे भाषा परिवार का नाम दिया गया। जैसे मुंडा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो वो छोटा नागपुर और झारखंड के साइड बोला जाता है। द्रविड़ भाषा की बात करें तो ये तमिलनाडु की साइड बोली जाती है। राजस्थानी हिंदी भाषा की बात करते हैं, राजस्थान में बोली जाती है। और पूर्वी हिंदी भाषा की बात करें तो ये मध्य भारतीय आर्य क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण भारत हिंदी प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ है? ए बेंगलुरु, 2 चेन्नई, 3 हैदराबाद और डी एर्नाकुलम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 चेन्नई, या ऑप्शन बी चेन्नई होगा। ठीक। यहाँ पे लिखा भी कि हिंदी भाषा की दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है, चेन्नई तमिलनाडु में है। इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा सन 1918 ईस्वी में दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए की गई थी। मतलब दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मतलब किसके द्वारा स्थापना किया गया था? वो महात्मा गांधी के द्वारा। किस लिए? क्योंकि दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इसकी स्थापना की गई थी, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की। क्वेश्चन नंबर 4 84 वैष्णवों की वार्ता किसकी रचना है? 84 वैष्णवों की वार्ता किसकी रचना है? ए गोस्वामी तुलसीदास, बी नंददास, सी नाभादास और डी गोस्वामी तुलसीदास। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? 84 वैष्णवों की वार्ता किसकी है? तो वह है गोस्वामी गोकुलनाथ। यहाँ पे हम ध्यान नहीं दें, गोस्वामी गोकुलनाथ। ऑप्शन डी सही है। गोस्वामी गोकुलनाथ की ग्रंथ 84 वैष्णवों की वार्ता एवं 252 वैष्णवों की वार्ता, ये किसकी है? गोकुलनाथ की ग्रंथ कौन कौन से? एक है ग्रंथ 84 वैष्णवों की वार्ता एवं 252 वैष्णवों की वार्ता। गोस्वामी तुलसीदास के ग्रंथ की अगर बात करें तो वैराग्य संदीपनी है, रामाज्ञा प्रश्नावली है, यह दोहावली रामायण भी इसको कहते हैं,
रामलला नेचू है, जानकी मंगल है, रामचरितमानस है, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, फिर गीतावली जो पदावली रामायण में है, विनय पत्रिका है, दोहावली है, वरवेन रामायण है, कवितावली है या कवितावली हनुमान बाहुक है। ठीक। नंददास के ग्रंथ की अगर बात करें तो अनेकार्थ मंजरी है, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, 10 मस्कंद भाषा, ये नंददास की ग्रंथ है। और नाभादास के ग्रंथ में भक्तमाल जो 1585 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, अष्टायाम, भक्तमाल और अष्टयाम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि आला किस ऋतु में गाया जाता है? आला किस ऋतु में गाया जाता है? ए ग्रीष्म ऋतु, बी शरद ऋतु, सी वर्षा ऋतु और डी वसंत ऋतु। तो आला किस ऋतु में गाया जाता है? तो वो गाया जाता है वर्षा ऋतु में। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है 5 का। देखो, राष्ट्र काव्य परंपरा के प्रमुख कवि जगनिक द्वारा रचित आलाखंड एक वीर गीत काव्य है जो सामान्यतः वर्षा ऋतु में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 विशल देवरासु के रचयिता हैं? विशल देवरासु के रचयिता हैं ए जगनिक, बी नरपति नाल, सी चंद्रवरदाई और डी शारंगधर। तो विशल देवरासु के रचयिता कौन है? तो विशल देवरासु के रचयिता है जगनिक। ऑप्शन बी सही है 6 का। देखिए, विशल देवरासु की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1212 ईस्वी और इसकी जो रचनाकार वो नरपति नाल है और यह इसमें श्रृंगारस और वीर काव्य है। इसमें मतलब श्रृंगारस और वीर काव्य है। परमार रासों की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1230 और इसके रचनाकार कौन है? वो है जगनिक। इसमें वीर रस है और वीर काव्य है। पृथ्वीराज रासो की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1192 ईस्वी है। इसकी जो रचनाकार है चंद्रवरदाई है और इसमें वीर रस है और प्रबंध काव्य की प्रधानता है। हामी रासो की बात करें तो इसकी जो रचनाकार है वो है शारंगधर। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इस्तवार द लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तान की रचना की। मतलब कि इस्तवार द लिटरेचर एंदुए की एंदुए की रचना किसने की? ए कीथ ने, बी ग्रियर्सन ने, सी गार्सो दत्तासी ने और डी गिल क्राइस्ट ने। तो इसके रचनाकार कौन है? इस्तवार द लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तान। तो इसके रचनाकार हैं गार्सा दत्तासी। 7 का ऑप्शन सी सही है। देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि इस्तवार द लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ की रचना गार्सा दत्तासी ने किया। किसने? गार्सा दत्तासी ने। गार्सा दत्तासी एक फ्रेंच विद्वान थे। क्या थे? एक फ्रेंच विद्वान थे। उनका इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में 2 भागों में सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका द्वितीय संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास तासी ने किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसको सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। पूछ देगा कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसको माना जाता है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। लिखा है कि इनमें से कौन सा कवि अष्टचाप का कवि नहीं है? ए सूरदास, बी कुंभन दास, सी नंददास और डी रैदास। इनमें से कौन कवि अष्टचाप का नहीं है? तो देखो, रैदास जो है वो अष्टचाप के कवि नहीं है, तो इसलिए 8 का ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे अष्टचाप कवियों के नाम दिए गए हैं। देखिए, अष्टचाप कवियों में कौन है? देखिए, संत रैदास जो है वो भक्ति काल के निरूढ़ काव्य धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। रैदास जो है वो भक्ति काल के निरूढ़
काव्यधारा के, निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। कुंभन दास की अगर बात करें तो इनका जीवन काल था 1468 से 1583 ईस्वी और इनका जन्म स्थान था जमुनावती उत्तर प्रदेश में। इनके गुरु कौन थे? बल्लभाचार्य थे। सूरदास की अगर बात करें, सूरदास 1478 ईस्वी से 1583 ईस्वी और इनका जो जन्म हुआ था सीही उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनके जो गुरु थे ये भी बल्लभाचार्य थे। परमानंद की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1493 ईस्वी कन्नौज उत्तर प्रदेश में और इनके जो गुरु थे बल्लभाचार्य थे। कृष्णदास की अगर बात करें तो इनका जो जन्म काल था, जीवन काल 1496 से लेकर 1578 ईस्वी और मतलब कि इनका जो जन्म हुआ था वो चिलोत्रा में हुआ था गुजरात में। इनके भी गुरु बल्लभाचार्य थे। मतलब ये 4 लोगों के गुरु कौन है? बल्लभाचार्य हैं। और इन 4 लोगों के गुरु कौन है? विट्ठलनाथ हैं। गोविंद स्वामी की अगर बात करें तो इनका जीवन काल था 1505 से लेकर 1585 ईस्वी तक। इनका जन्म हुआ था आंतरिक राजस्थान में। गुरु कौन? विट्ठलनाथ। चित्त स्वामी की अगर बात करें 1515 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक मथुरा उत्तर प्रदेश में। इनके गुरु विट्ठलनाथ। चतुर्भुज दास की अगर बात करें तो 1530 ईस्वी से लेकर 1585 ईस्वी जमुनावती उत्तर प्रदेश में और इनके भी गुरु विट्ठलनाथ। आनंद दास की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1533 से लेकर 1585 ईस्वी और इनका भी जन्म हुआ था रामपुर उत्तर प्रदेश में और इनके गुरु कौन थे? विट्ठलनाथ। तो इन 4 लोगों के देखो, कुंभन, सूर, परम, कृष्ण, मतलब इनके जो गुरु थे कौन थे? बल्लभाचार्य थे और गोविंद चित्त चतुर्नंद इनके जो गुरु थे वो थे विट्ठलनाथ। मतलब पूछता है कि मतलब किस कवि के कौन से गुरु हैं, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है कि अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? ए रहीम की, बी रस खान की, सी नूर मोहम्मद की और डी चित्त स्वामी की। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? तो अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो वह है नूर मोहम्मद की। ऑप्शन सी सही है 9 का। देखो, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी ये दोनों किसकी रचना है? तो वह है नूर मोहम्मद की। इंद्रावती की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन 1744 है और अनुराग बांसुरी की बात करें तो इसका प्रकाशन 1764 है। वर्वे नायिका भेद, वर्वे नायिका भेद ये किसका है? ये रहीम दास का है और इसका जो प्रकाशन 1610 से लेकर 1615 मनाया जाता है। पदावली की रचनाकार चित्त स्वामी और प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? वो है रस खान है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि नैन नचाए कहीं मुस्कुराए, लल्ला फिर अयो खेलन, होरी ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? ए पद्माकर, बी मतीराम, सी घनानंद और डी देव। तो ये जो पंक्ति है, नैन नचाए कहीं मुस्काए, लाला फिर अयो खेलन, होरी, तो यह पंक्ति किस कवि की है? तो वह है पद्माकर की है। ऑप्शन ए सही है 10 का, पद्माकर का। देखिए, कुछ यहाँ पे पंक्तियाँ दी गई, इसको देख लेते हैं। देखिए, नैन नचाए कहीं मुस्काए, लाला फिर अयो खेलन हो रही, पद्माकर का है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सब अंगन चारू गुराई, ये मतीराम का है। अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अदम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कत नवीन, ये देव की है। और झलके अति सुंदर आनंद घोर, छके दृग राजती कानन छवे, ये घनानंद की है। क्वेश्चन नंबर 11 सखी वे मुझको कह कर जाते, किस कवि की काव्य पंक्ति है? सखी वे मुझसे कह कर जाते, किस कवि की काव्य पंक्ति है? ए सियाराम शरण गुप्त, बी मैथिली शरण गुप्त और सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, डी जगदीश गुप्त। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अरे सॉरी, मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी से मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्तियाँ सखी वे मुझको क्या कर जाते। क्वेश्चन नंबर 12 शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? ए प्रताप नारायण मिश्र,
सी बी श्रीनिवास दास, सी बालकृष्ण भट्ट और डी बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू की चिट्ठी के लेखक कौन है? तो वह है बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन डी सही है 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, लिखा कि नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन है? ए मृणाल पांडे, बी रविंद्र कालिया, सी प्रभाकर क्षेत्रीय और डी ज्ञान रंजन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? देखो, नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक हैं रविंद्र कालिया। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। नया ज्ञानोदय ये 2002 ईस्वी में मतलब कि इसकी स्थापना की गई थी और इसके जो संपादक थे वो रविंद्र कालिया थे। यह एक मासिक पत्रिका थी जो दिल्ली से संपादित होती थी। पहल की बात करें, पहल पत्रिका है, इसका जो प्रवर्तन था वो 1973 ईस्वी में हुआ था। इनके जो संपादक थे ज्ञान रंजन थे और ये त्रैमासिक परीक्षा थी जो जबलपुर से संपादक होती थी। अक्षर पत्रिका की बात करें तो इनके संपादक थे प्रभाकर क्षेत्रीय। ये मासिक पत्रिका थी जो भोपाल से संपादित होती थी। क्वेश्चन नंबर 14, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है? ए अमृत और विष, बी झूठा सच, सी अपने अपने अजनबी और डी अंतराल। देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है कौन सा है? तो वो है झूठा सच। ऑप्शन बी से 14 का। देखिए, झूठा सच की अगर बात करें तो यह 2 भागों में विभाजित है। एक है 1958 और दूसरा भाग है 1960। ये किसकी? यशपाल की है। झूठा सच किसकी है? यशपाल की है। और पहला भाग है 1958 ईस्वी और दूसरा भाग 1960 ईस्वी, 2 साल के बाद। इसमें राष्ट्रीय विभाजन एवं त्रासदी का चित्रण, स्वतंत्रता पश्चात देश की आर्थिक स्थिति, यथार्थ स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है। अमृत और विष, इसका जो प्रकाशन वर्ष 1966 है, इसके जो रचनाकार वो अमृतलाल नागर हैं। इसमें क्या भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण दिखाया गया है। अपने अपने अजनबी, इसका जो प्रकाशन वर्ष 1961 है, इसकी जो रचनाकार वो है अज्ञे। इसमें मृत्यु से साक्षात्कार का चित्रण किया गया है। अंतराल की अगर बात करें तो इसका जो प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी, अंतराल है मोहन राकेश का। इसमें सामाजिक राजनीतिक चित्रण को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? ए राजश्री, बी चंद्रगुप्त, सी ध्रुव सामनी और डी स्कंदगुप्त। धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो वह स्कंदगुप्त का है। ऑप्शन डी सही है 15 का। देखो, स्कंदगुप्त नाटक के कुछ यहाँ पे पात्र लिखे गए हैं। उसमें धातु सेन है, पुरुगुप्त है, अनंत देवी है, देवसेना है, विजया भट्टारक है, बदूम वर्मा है। और स्कंदगुप्त का प्रकाशन वर्ष क्या 1928 है। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। चंद्रगुप्त नाटक का जो प्रकाशन वर्ष 1931 है, इसका जो पात्र हैं इस नाटक के चाणक्य हैं, सकटार हैं, सिंहरण है, सिल्यूकस है, कार्नेलिया है, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुभाषिनी, आम्बिक एवं राक्षस। ध्रुवसामनी की बात करें तो इसका जो प्रकाशन वर्ष 1933 है और इसके जो पात्र चंद्रगुप्त हैं, रामगुप्त, शिखर स्वामी एवं ध्रुवसामनी। ठीक, ये तीनों के नाटककार कौन है? वो है जयशंकर प्रसाद है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी यात्रा वृत्तांत है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रा वृत्त है? ए चीड़ों पर चांदनी, बी भूले बिसरे चित्र, सी अपनी खबर और डी पथ के साथी। तो 16 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो 16 का ऑप्शन ए सही होगा, चीड़ों पर चांदनी। चीड़ों पर चांदनी। ठीक, देखिए, चूड़ों की चांदी का प्रकाशन वर्ष क्या 1963 ईस्वी है। इसके रचनाकार कौन है? निर्मल वर्मा है। और ये क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है। अपनी खबर इसका जो प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी है और इसके रचनाकार कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। मतलब इनका पांडे बेचन शर्मा उग्र। और ये कौन सी विधा है? ये आत्मकथा है। पथ के साथी का प्रकाशन वर्ष क्या 1956 है
और इसकी जो रचनाकार है वो महादेवी वर्मा है और यह एक संस्मरण है। भोले बिसरे चित्र, इसका जो प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी है और इसके रचनाकार भगवती चरण वर्मा और यह एक उपन्यास है, भोले बिसरे चित्र। क्वेश्चन नंबर 17, लिखा है कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए भरत मुनि, बी पतंजलि, सी राजशेखर, डी भामा। 17 में लिखा है कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया था? तो वो किया था पतंजलि ने। ऑप्शन बी से 17 का। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने किया था। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? ए मूल्य अर्थ को व्यक्त करना, बी प्रयोजन को व्यक्त करना, सी मुख्यार्थ की व्याख्या करना और डी मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? तो देखो, व्यंजना शक्ति का कार्य है मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थों को व्यक्त करना। ऑप्शन डी सही है 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, लिखा है कि विखंडवाद के प्रवर्तक कौन है? विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? ए देरिदा, बी लिविट्स, सी फुकुयामा और डी ग्राम्सी। तो विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन है? तो वह देरिदा। ऑप्शन ए सही है 19 का। देखो, खंडनवाद के प्रवर्तक जॉक देरिदा है। फ्रैंक रेमंड लिविस नई आलोचना से संबंधित प्रमुख आलोचक हैं। ग्राम्सी मार्क्सवादी आलोचना के प्रमुख समीक्षक हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है कि काव्य में निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की? ए कॉलरिज, बी मैथ्यू नार्ड, सी टी.एस. एलियट और डी आई.ए. रिचर्ड्स। काव्य में निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? तो वह की थी टी.एस. एलियट ने। ऑप्शन सी सही है 20 का। टी.एस. एलियट के सिद्धांतों की बात करें तो उनका है निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, पहला ये है। दूसरा है कि वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, दूसरा ये है। तीसरा है कि संवेदनशीलता का असाहचर्य सिद्धांत, ठीक। और चौथा है कि व्यक्ति प्रज्ञा एवं परंपरा की परिकल्पना का सिद्धांत, ये चौथा इनका सिद्धांत है। आइए रिचर्ड के सिद्धांत की बात करें तो संप्रेषण एवं मूल्य का सिद्धांत, और दूसरा है रागात्मक भाषा का सिद्धांत। तीसरा है कि मैथ्यू अर्नाल्ड की अगर बात करें तो इनका सिद्धांत है नव्य अभिजात्यवाद का सिद्धांत। उसके बाद आते हैं कॉलरिज की बात करें तो इनका जो सिद्धांत है वो है कल्पना का सिद्धांत। कॉलरिज जो है कल्पना का सिद्धांत इनका है। क्वेश्चन नंबर 21, लिखा है कि कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो देखो, कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम होगा ऑप्शन सी, वंगदूत, हिंदी, प्रदीप, ब्राह्मण और हंस। वंगदूत, हिंदी, प्रदीप, ब्राह्मण और हंस। आगे देख लेते हैं इसका प्रकाशन वर्ष। देखिए, वंगदूत की अगर बात करें तो वंगदूत पत्रिका जो है इसका प्रवर्तन जो हुआ था 1829 ईस्वी में हुआ था। इसके संपादक थे राजा राम मोहन राय। वंगदूत के संपादक कौन है? राजा राम मोहन राय। ये साप्ताहिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। हिंदी प्रदीप की अगर बात करें तो इसका जो प्रकाशन वर्ष था 1877 ईस्वी था और इसके जो संपादक थे वो बालकृष्ण भट्ट थे। ये मासिक पत्रिका थी जो प्रयाग से प्रकाशित होती थी। ब्राह्मण की अगर बात करें, ब्राह्मण पत्रिका 1883 ईस्वी में और इसके जो संपादक थे वो थे प्रताप नारायण मिश्र। ये भी मासिक पत्रिका थी जो कानपुर से संपादित होती थी। और हंस पत्रिका की अगर बात करें तो इनका जो प्रवर्तक वर्ष था 1929 था और इसके जो संपादक थे प्रेमचंद थे। और यह जो मासिक पत्रिका थी जो बनारस से संपादित होती थी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है कि निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम क्या है?
निम्नलिखित उपन्यासों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा। पहले परीक्षा गुरु आएगा, उसके बाद कंकाल आएगा, उसके बाद आएगा शेखर एक जीवनी, उसके बाद आएगा सूरज का सातवां घोड़ा। देखिए परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी, कंकाल की अगर बात करें तो कंकाल है 1929 ईस्वी, और शेखर एक जीवनी है 1941 ईस्वी, और सूरज का घोड़ा 1952 ईस्वी। आगे लिखा है तो इसीलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। देखिए परीक्षा गुरु है 1882 ईस्वी किसका है? श्रीनिवास दास का है। कंकाल की अगर बात करें तो 1929 ईस्वी किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। शेखर एक जीवनी 1941 ईस्वी आज्ञा की है, और सूरज का सातवां घोड़ा 1952 ईस्वी ये धर्मवीर भारती की है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गारसा दत्ताशी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु और रामचंद्र शुक्ल। आगे देख लेते हैं इसका। देखिए शिव सिंह सेंगर की बात करें, शिव सिंह सरोज, इसके इतिहासकार कौन है? शिव सिंह सेंगर है। 1883 में प्रकाशित हुआ था। इस्तवार दल त्रितुर इंदु ये हिंदुस्तानी 2 भागों में बटा थे। एक 1839 ईस्वी और द्वितीय जो भाग था वो प्रकाशित हुआ था 1847 ईस्वी। इसके इतिहासकार थे गारसा दत्ताशी। मिश्र बंधु विनोद की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष था 1913 मिश्र बंधु, और हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 शुक्ल ने इस ग्रंथ को मतलब कि प्रकाशित किया था, लिखा था। क्वेश्चन नंबर 24 कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो देखो इसका जो सही अनुक्रम है वो क्या होगा? इसका जो सही अनुक्रम है वो क्या होगा? तो वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले आएगा आषाढ़ का एक दिन, फिर लहरों के राजहंस, फिर आधे अधूरे, फिर पैर तले जमीन। ये चारों किसके ये है? मोहन राकेश की है। चारों की चारों नाटक किसके ये है? मोहन राकेश के। देखो मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं तथा उनके प्रमुख नाटकों को सही अनुक्रम है आषाढ़ के एक दिन 1958 ईस्वी, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी, आधे अधूरे 1969 ईस्वी, और पैर तले जमीन जो अधूरा था। पैर तले जमीन जो अधूरा था किसका है? मोहन राकेश का है। क्वेश्चन नंबर 25 आज का क्वेश्चन नंबर 25 है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो देखो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, बुद्ध का काटा, पूछ की रात, पत्नी और परिंदे। देखो आगे यहाँ पे लिखा भी है कि बुद्ध का काटा 1914 ईस्वी, इसकी कहानीकारक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। पूछ की रात इसका प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी, और इसके जो कहानीकारक वो प्रेमचंद हैं। पत्नी की अगर बात करें तो इसके कहानीकारक कौन है? जैनेन्द्र हैं। और परिंदे कहानी की बात करें तो इसका जो प्रकाशन वर्ष था 1960 था, और इसके जो कहानीकारक थे वो थे निर्मल वर्मा। ठीक। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप लोगों के सामने ऐसे और क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक ना। और ये जो क्लास आपको 7 बजे से लेके 9 बजे के बीच में 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में मिलेगी रोज़। तो आप लोग प्लीज़ इसको देखिएगा। और मैंने इसके पहले बहुत सी कहानियाँ कराई हैं तो आप लोग उस कहानियों को भी पूरा देखिएगा। आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।